भी राज्य में अगर यह लग जाए कि उस राज्य का मुख्यमंत्री भ्रष्ट है, उसने अपराध किया है, उसने कोई घोटाला किया है, कोई भ्रष्टाचार का मामला है, तो वह सीधी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज सकता है। और केंद्र को अगर ऐसा लगता है कि राज्यपाल की रिपोर्ट बेहद गंभीर है, तो फिर केंद्र सरकार भी राष्ट्रपति से यह कह सकती है कि अब आपको कोई आदेश देना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई आदेश अभी तक हुआ नहीं है। जब किसी राज्य के राज्यपाल ने किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट को लेकर उस मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया, न सिर्फ जेल में डाल दिया गया बल्कि वो जेल गया और उसके बाद उसका इस्तीफा हो गया। ऐसा कोई प्रावधान अभी तक नहीं है। लेकिन पहली बार ऐसी सोच केंद्र सरकार के जहन में आई है। देश के गृह मंत्री आज एक बिल लेकर पार्लियामेंट में पहुंचे। उस बिल में जिन बातों का प्रावधान है और जिन बातों का जिक्र जिस लहजे में किया गया है, वह हो सकता है आपको चौंका दे। लेकिन उससे पहले एक बात समझ लेनी होगी कि चंद्रबाबू नायडू इस देश में सत्ता को बैलेंस में रखने के लिए एक ऐसे प्यादे के तौर पर हैं जो खिसक गए तो दिल्ली में बैठी मोदी सरकार के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी और हो सकता है उसके बाद मोदी सरकार अल्पमत में आ जाए। यानी चंद्रबाबू नायडू का एक महत्व है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के जहन में अगर कोई सवाल ऐसा आ जाए कि अब मोदी सरकार के साथ नहीं रहना है, तो कोई भी सोचेगा कि वो फैसला ले सकते हैं। वो फैसला तो तब ले सकते हैं ना जब फैसला लेने के बाद उनकी अपनी गद्दी बची रहे। तो क्यों नहीं एक ऐसी व्यवस्था की जाए जिसके बाद अगर ऐसा फैसला वो ले लेते हैं तो फिर उनकी गद्दी खिसक जाए। बात थोड़ी सी उलझी हुई है, तो आइए एक एक पन्नों को खोला जाए। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ बरस भर पहले जो मामलों की फाइल खुली हुई थी और उनको जेल भी जाना पड़ा था। 3 बड़े मामले कई हैं, लेकिन 3 बड़े मामलों का जिक्र आज जरूरी है। पहला मामला तो सरकारी धन के गबन का है, यह 371 करोड़ रुपए का है। दूसरा मामला स्किल डेवलपमेंट स्कैम का है और इसमें बकायदा आंध्र प्रदेश की सीआईडी ने रिपोर्ट दी थी। उस वक्त जगन रेड्डी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस वक्त जगन रेड्डी बीजेपी के करीब थे। परिस्थितियां बदल गई। 2024 के चुनाव में सब कुछ बदल गया। लेकिन एक तीसरा मामला कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था। यह था आंध्र प्रदेश में जो अमरावती राजधानी बन रही है, उस अमरावती की 1100 एकड़ जमीन के घोटाले का जिक्र हुआ था, जिसके दायरे में चंद्रबाबू नायडू आए थे, वहां के नारायणा आए थे, वहां के सुधीर बाबू आए थे, वहां के केपीवी अंजनी कुमार आए थे। ये 4 प्रमुख लोग आरोपी थे। कुल कीमत जो थी 4400 करोड़ के इस लैंड स्कैम की कीमत थी। एक पूरी फेरिस्त है जो कि आईपीसी की धारा 420, 409, 506, 166, 167, 217, 109 और इसके साथ साथ SC ST एक्ट भी उन पर लगा था, जो पूरा जमीनों के हेर फेर का मामला था। अब आप मान लीजिए कि वो फाइल अगर खुल जाए और अगर इस देश में ऐसा कानून आ जाए जिस कानून के तहत राज्यपाल को लगा रहे ये तो बहुत बड़ा आपराधिक मामला है और इस आपराधिक मामले के तहत वो अगर रिपोर्ट फाइल कर दें कि इस तरह से कोई व्यक्ति आपराधिक मामलों में लिप्त होकर जिसके खिलाफ ये मामले हैं और बकायदा केस दर्ज है, और ऐसे में अदालत भी कोताही नहीं बरते और कह दे कि ठीक है जांच हो रही है, लेकिन एक सजा वो 5 साल की सुना डाले और उसके बाद उन्हें जेल में डाल दिया जाए। ठीक वैसे ही जैसे एक वक्त अरविंद केजरीवाल को डाला गया, ठीक वैसे ही जैसे एक वक्त हेमंत सोरेन को डाला गया। इस तरीके से फाइल खुली और वो जेल में पहुंच गए। 30 दिन जेल में रहेंगे और 31वें दिन ऑटोमेटिकली उनकी कुर्सी चली जाएगी। यानी एक ऐसा कानून अगर काम करने लग जाए, जो कि अरविंद केजरीवाल जब 6 महीने के लिए ईडी ने उनको जेल में डाला था तो उस वक्त यह कानून नहीं था, तो वो बकायदा जेल में बैठकर भी बतौर सीएम काम करने लगे थे।
लेकिन क्या एक ऐसा कानून अगर आ जाए जो 1963 में बने कानून को संशोधन के साथ संविधान में संशोधन की दिशा में कदम बढ़ा दे, तो अब अगर ऐसा हो जाए तो चंद्रबाबू नायडू सोच भी सकेंगे कि उनके जहन में एक सवाल था कि राष्ट्रपति के चुनाव में वह इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि वह जब विभाजन आंध्र प्रदेश का नहीं हुआ था, यानी झारखंड और आंध्र एक था, तो चित्तूर जिले से इस वक्त उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जिसे इंडिया गठबंधन ने बनाया है वो साथ खड़े हो जाएं या उन्हें वोट दिला डालें। या फिर इससे हटकर इससे पहले जो टेलीफोन की घंटी जिसका जिक्र बकायदा जगन रेड्डी ने यह कहकर कहा था कि चंद्रबाबू नायडू इस वक्त हॉटलाइन पर किसी दूसरे से नहीं बल्कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी से जुड़े हैं। और इस दौर में इस देश की पूरी प्रक्रिया को अगर समझे तो खास तौर से वोट चोरी का सवाल हो या इस देश में चुनाव को कैसे चुनाव आयोग के जरिए ही सत्ता के अनुकूल बना दिया गया, यह आरोप खुले तौर पर लगे। और उसी के बाद यह सवाल उठा था कि अगर मौजूदा राजनीतिक सत्ता जनता की नजर में खलनायक हो जाएगी तो क्या चंद्रबाबू नायडू अपनी राजनीति भी त्याग करके खलनायकी के रूप में सामने आना चाहेंगे या फिर वह समर्थन कहीं वापस तो नहीं ले लेंगे, यह सवाल भी उठा था। और इन तमाम सवालों के पीछे एक परिस्थिति आंध्र प्रदेश के भीतर वोटरों के समीकरण भी हैं, जिसमें खास तौर से मुस्लिम वोटरों का बहुतायत इस तादाद में होना, वो अगर हाथ खींच लें तो चंद्रबाबू नायडू की कुर्सी डगमगा जाएगी वोट के तौर पर ही। इसीलिए वहां उन्होंने स्पेशल आरक्षण की व्यवस्था भी की। यानी यह एक समीकरण है जो बहुत साफ तौर पर बतलाता है कि इस समीकरण के भीतर चंद्रबाबू नायडू पूर्व की सरकारों की तर्ज पर जब एक वक्त गठबंधन की सरकारें होती थी तो कोई समर्थन वापस भी ले लेता था, लेकिन क्या अब एक ऐसी व्यवस्था केंद्र सरकार करने जा रही है जिस विधेयक को आज पार्लियामेंट में रखा गया और उस विधेयक के भीतर जो लिखा हुआ है वह खुले तौर पर बतलाता है कि आने वाले वक्त में अगर यह कानून की शक्ल में आ गया तो फिर वो मुख्यमंत्री हो, वो मंत्री हो, वो केंद्रीय मंत्री हो, वो राज्य का मंत्री हो, यहां तक कि प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, 5 साल की सजा 30 दिन जेल में बाद में देखा जाएगा वह दोषी करार देते हैं या नहीं देते हैं, क्योंकि दोषी करार देने तक का रास्ता तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, बार बार आप अपील करते चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही कुर्सी चली जाएगी। तो यह रिस्क लेगा कौन? और अगर कोई रिस्क ले रहा है तो अब इस बिल के बाद एक नई परिस्थिति क्या विपक्ष नहीं बल्कि अपने साथ खड़े उन चेहरों को लेकर आ गई जिनके भरोसे सरकार चल रही है, क्योंकि बीजेपी के अपने सांसद 240 ही हैं, बाकी तो समर्थन दे रहे हैं। तो आइए आपको पार्लियामेंट जरा घुमा लेते हैं। पार्लियामेंट के भीतर आज दोपहर के जैसे ही 2 बजे वैसे ही स्पीकर महोदय ने कहा आइटम नंबर 21, 21, 22, 23 और देश के गृह मंत्री खड़े हुए और उन्होंने कहा, सुनो एक बात बताओ, मेरे पास म्यूचुअल फंड्स भी है जिसमें रेगुलर एसआईपीज होती हैं, स्टॉक्स भी हैं और किसी रैंडम से बैंक में एफडीज भी है और हर महीने में एनपीएस में भी इन्वेस्ट करती हूँ। पर ये सारा मिलाकर कितना बनेगा ये कहाँ पता चलेगा? बस इतनी सी बात, ये पकड़ फोन और डाउनलोड कर आईएनडी मनी ऐप। यहाँ तो म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, एफडीज, अपने बैंक अकाउंट्स, एनपीएस सब कुछ एक ही ऐप में ट्रैक करके अपनी नेटवर्थ जान सकती है। ओह, मतलब नेटवर्थ हर किसी की होती है, तो क्यों ना आप भी आईएनडी मनी डाउनलोड करो और अपनी नेटवर्थ चेक करो। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. कहा कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि
संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्तापित करने की मंजूरी दी जाए। गृह मंत्री ने बिल तो 3 रखे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है 1963 का वह कानून जिसमें संशोधन के साथ संविधान में भी संशोधन हो जाएगा, और उसमें जो लिखा हुआ है वो कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें लिखा गया है कि निर्वाचित प्रतिनिधि भारत की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनसे उम्मीद की जाती है कि राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठकर केवल जनहित का वो काम करें, और यह उम्मीद की जाती है कि पद पर रहते हुए मंत्रियों का चरित्र संदेह से परे हो। चंद्रबाबू नायडू जब 2024 में जेल चले गए थे, जगन रेड्डी की सरकार थी, तो बीजेपी ताली बजा रही थी। उसके बाद नया गठबंधन बना चंद्रबाबू नायडू के साथ, तो जगन रेड्डी के खिलाफ की फाइल खुल गई। आपके जहन में बहुत सारे सवाल होंगे कि अरे अजीत पवार, आपके जहन में होगा अच्छा जब तक सत्ता में थे तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सबकी फाइल खुलती चली जा रही थी और दिल धड़कता था, पता नहीं कौन कब किस दिल में चला जाएगा और जेल में जाना पड़ेगा। लेकिन सत्ता से हटे उसके बाद जेल ही नहीं गए। लेकिन बहरहाल लौटिए दोबारा इस बिल पर। इस बिल में लिखा गया है कि गंभीर आरोप का सामना कर रहे, गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए किसी भी मंत्री से संवैधानिक नैतिकता और सुशासन के सिद्धांतों को नुकसान वो पहुंचा सकता है। ऐसे में लोगों का व्यवस्था पर भरोसा कम हो जाएगा, इसीलिए हम इस बिल को लेकर आ रहे हैं। और उसके बाद लिखा गया है कि गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए किसी मंत्री को हटाने या संविधान में कोई प्रावधान ही नहीं है। तो इसे देखते हुए प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रियों को हटाने के लिए अनुच्छेद 75, 164 और 239 AA में संशोधन की जरूरत है। और इस जरूरत का मतलब बहुत साफ है कि इसके बाद एक ऐसा कानून बन जाएगा जिसके बाद सिर्फ 30 दिन जेल में रहें और उसके बाद कुर्सी गई। आपके जहन में बहुत सारे सवाल पुराने दौर के उठने लगे होंगे कि अच्छा, मुख्यमंत्रियों की फहरिस्त में तो एक वक्त पंजाब के थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, आंध्र प्रदेश के थे जगन मोहन रेड्डी, चंद्रबाबू नायडू थे ही 1 साल पहले तक, फारूक अब्दुल्ला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, BS येदियुरप्पा, अशोक चौहान, लालू यादव, अजीत पवार के खिलाफ भी मामला बकायदा पुणे की रैली में जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने बतलाया था। आय से ज्यादा संपत्ति के मद्देनजर चाहे मायावती हो या अखिलेश यादव हो, इन सब के मद्देनजर जो पूरी की पूरी फहरिस्त है उसमें जिक्र तो इस बात का भी होगा कि जो हेमंत सोरेन थे उनके खिलाफ कौन सी माइन सरकार को मिल गई जब उन्हें जेल भेजा गया और आरोप लगाया गया था। शराब मामले को लेकर तमाम फाइलें क्या बंद हो गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को मुडा केस में फंसाने की कोशिश हुई, बकायदा अदालत को कहना पड़ा ये क्या कर रहे हैं, उनकी पत्नी तक का नाम आ गया। और इतना ही नहीं, इस देश के भीतर 129 पॉलिटिशियन का नाम सुप्रीम कोर्ट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिया था। उसमें MP थे, MLA थे, MLC थे, लेकिन किसी के खिलाफ कोई ऐसा कन्विक्शन हुआ नहीं जिससे वो जेल चला जाए। सिर्फ 2 मामले जो बकायदा पार्लियामेंट में सरकार ने पिछले दिनों जानकारी दी कि सिर्फ 2 ही मामले हैं, यानी 129 पॉलिटिशियंस में से सिर्फ 2 ही मामले। ऐसे में आपको याद आ जाना चाहिए झारखंड के पूर्व मंत्री हरि नारायण राय, 2017 में मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनको जेल जाना पड़ा, 5 लाख की फाइन लगी, 7 साल की सजा हुई। और 2020 में झारखंड के ही एक पूर्व मंत्री थे अनोश एक्का, उनको भी 7 साल की सजा हुई और 2 करोड़ रुपए फाइन। लेकिन फेरिस्त देखिए जो फाइल खोली गई, वो ए राजा DMK के, कनिमोझी हो, दयानिधि मारन हो, TMC की तो लंबी फेरिस्त है, सुदीप बंदोपाध्याय हो, तपस्पाल हो, अजय बोस हो, कुणाल घोष हो, अर्पिता घोष हो, शताब्दी राय हो, सौगत राय हो, काकोली घोष हो, अभिषेक बनर्जी, उनका नाम भी हाल में आ गया। कांग्रेस के भीतर जो पहले कांग्रेस में तो उसमें नवीन जिंदल का भी नाम था, अब वो शिफ्ट कर गए बीजेपी में। एक वक्त रेवंत रेड्डी का भी नाम था, एक वक्त तो
असम के जो मुख्यमंत्री हैं उनका भी नाम हुआ करता था, लेकिन सारे नाम धीरे धीरे एक एक करके खत्म होते चले गए। लेकिन नए कानून के तहत जिस दिशा में सरकार बढ़ रही है वो शायद आपको चौंकाएंगे, इसलिए क्योंकि वह विपक्ष को तो जब चाहे तब सरकार ने नब्ज पकड़ी, गला दबाया और कार्रवाई शुरू हो गई जब तक सत्ता नहीं गई। लेकिन एक नई परिस्थिति, चंद्रबाबू नायडू क्या वाकई इस दौर में राहुल गांधी के साथ संपर्क में, और दिल्ली की सत्ता डगमगा रही और खास तौर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के बाद स्थितियां और विकट हो गई। वोट चोरी के मामले ने परिस्थितियां और ज्यादा विकट कर दी। तो क्या ये अपने ही लोगों को डराने के लिए, क्योंकि सबको पता है एकनाथ शिंदे और अजीत पवार कैसे टिके हुए हैं। हर कोई जानता है, इस दौर में जानता समझता है कि दरअसल ये बीजेपी की अपनी स्ट्रेटजी होती है। और राज्यपालों की भूमिका महाराष्ट्र में क्या थी, इसको तो खुले तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनली वो वर्क कर रहे थे। जब शिवसेना टूट रही थी, उद्धव की सत्ता जा रही थी, उनकी पूरी भूमिका ही गैर संवैधानिक, असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो शब्द इस्तेमाल करना है कर लीजिए। लेकिन सत्ता चली गई, राज्यपाल बदल गए और अब राज्यपालों के हाथ में नई ताकत इस शक्ल में आ जाएगी। महत्वपूर्ण यह है कि इस दौर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको दागदार नजर ना आ जाए। और खुद गृह मंत्री जब इस बिल को रख रहे थे तो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी, सांसद केरल से जो केसी वेणुगोपाल आते हैं, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर ही कहा कि जनाब आप भी तो गुजरात में गृह मंत्री हुआ करते थे और आपके ऊपर भी तो आरोप लगे थे और आपको जेल भी जाना पड़ा था। तो अमित शाह खड़े हुए बोले, मैं नैतिकता समझता हूं, इसीलिए मुझ पर आरोप लगे तो मैंने पद छोड़ दिया। हमें लगता है इस दोनों के जिक्र जो किया गया पार्लियामेंट के भीतर, आज इसको जरूर सुनना चाहिए। Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time, ये विषय नहीं है, whether he took the morality of that point of time. गृह मंत्री जी, अब मुझे सुनो जरा, मुझे सुनो गृह मंत्री जी, मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ। प्लीज। हाँ, गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया। और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। अरेस्ट के पहले मैंने इस्तीफा दिया है। स्कूल के बच्चों को सिखाते हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराते हो, गवर्नमेंट एग्जाम सिखाते हो या फिर आर्ट्स लाइक म्यूजिक एंड डांस, टेलरिंग सिखाते हो या फिर ट्रेडिंग, एस्ट्रोलॉजी सिखाते हो या इंग्लिश स्पीकिंग, सब कुछ सिखाओ अपनी ऐप, अपनी वेबसाइट पर। फ्री डेमो लो और स्टार्ट करो। बस ऑनलाइन जाने का इससे बढ़िया मौका और कहां मिलेगा। All-in-one DMAT with multiple benefits. Open your free DMAT account now. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. यह वाकई रोचक परिस्थिति है कि नैतिकता का पाठ इस देश के मंत्री, पॉलिटिशियन पढ़ाने लग जाएं और संसद के भीतर जो कुछ हो रहा